हेलो डियर ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर्स आर इजी। दिस इज मनीष कुमार दास। आज हम लोग जो है एनालिसिस ऑफ फ्लेक्चर मेंबर बाय डब्ल्यूएसएम मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग एनालिसिस ऑफ फ्लेक्चर मेंबर को पढ़ने वाले हैं। लास्ट डे हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल को कंप्लीट किए थे, जिसमें हम लोग डब्ल्यूएसएम, यूएलएम और एलएसएम के डिफरेंस को, कॉन्सेप्ट को समझे थे। आज हम लोग सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। सो नोटबुक और पेन लेके आप लोग बैठिएगा, हर एक छोटे छोटी चीज़ को मेंशन कीजिए। और इसमें मैं कोई कोई डायग्राम बनाऊं जो इसमें नोट्स में मैं नहीं, पीडीएफ में जो मेंशन नहीं किया हूं, तो उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। राइट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक्स से। बेसिक्स में हम लोग सबसे, और ये जो मैं टू द पॉइंट लेके चल रहा हूँ, सिलेबस ओरिएंट मतलब सेमेस्टर ओरिएंटेड, बिकॉज क्रैश कोर्स में हम लोग टाइम 20 डेज में हम लोग सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम लोग सेमेस्टर ओरिएंटेड ही कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। राइट, बहुत सारा कोर्स होगा जो कि सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ दिन के बाद, उसमें हम लोग सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का पूरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट जो है हम लोग बेसिक चीज एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हाई लेवल तक। ठीक है ना, तो वो हम लोग सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम जब स्टार्ट करेंगे, बीटेक एमटेक डिप्लोमा का, उसमें स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग क्रैश कोर्स है, इसीलिए टू द पॉइंट जो जो सेमेस्टर में आने वाला है उसी को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दैट इज बेसिक। बेसिक में हम लोग पहला जो लिखे हैं दैट इज टाइप ऑफ बीम, है ना। टाइप ऑफ बीम, तो टाइप ऑफ बीम में पहला क्या है? सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम आप लोगों को नहीं पता है, तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। जैसे मान के चलिए कोई एक, और ये दोनों बीम जो होता है ये रेक्टेंगुलर बीम होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए सिंगली रिइंफोर्स्ड का। सिंगली रिइंफोर्स्ड में यहाँ पे कोई भी, मान के चलिए हम 3 बार यहाँ पे दे दे रहे हैं, ये जो डॉट 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 दिख रहा है दिस इज बार, और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस, है ना। ये बीम का जो है विड्थ है, क्या है? विड्थ है। ये है बीम का डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। और अगर टोटल डेप्थ अगर आपको लेना है तो दैट इज कैपिटल डी, है ना। क्लियर है। अब आपको एक चीज पता है, एक चीज पता है, क्या पता है? कि अगर रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, अच्छा हम इसका कलर चेंज करते ताकि आप लोग को समझने में इजी हो। अगर रीइंफोर्समेंट क्या हो रहा है? अगर रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट मतलब ये और ये, है ना। रीइंफोर्समेंट स्टील अगर एक ही साइड प्रोवाइड हो तो उस बीम को हम लोग बोलेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। क्या समझ में आया? अगर रीइंफोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोवाइडेड हो तब उस बीम को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। राइट, लेकिन अगर यही रीइंफोर्समेंट, अगर यही रीइंफोर्समेंट यहाँ पे भी प्रोवाइड रहता, ऊपर में भी प्रोवाइड रहता, और जरूरी नहीं नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 ही रहना चाहिए, ऊपर में भी एक से ज़्यादा अगर प्रोवाइड रहता, दोनों साइड मतलब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड रहता, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डबली रीइंफोर्स्ड बीम। अगर एक डायरेक्शन में एक साइड प्रोवाइड रहता रीइंफोर्समेंट लाइक दिस, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। लेकिन यहाँ पे भी प्रोवाइड है और यहाँ पे भी प्रोवाइड है, तब दोनों साइड प्रोवाइड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डबली रीइंफोर्स्ड बीम। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जहां पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या रहता है? जीरो रहता है। स्ट्रेस का वैल्यू क्या रहता है? सिग्मा का वैल्यू जीरो रहता है। करेक्ट। स्ट्रेन का भी वैल्यू क्या रहता है? जीरो रहता है। नाउ नाउ न्यूट्रल एक्सिस से एबव जो सेक्शन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन जोन। न्यूट्रल एक्सिस से एबव जो रहा उसको हम लोग कंप्रेशन जोन, और बिलो को हम लोग बोलते हैं टेंशन जोन। करेक्ट है, करेक्ट है। ओके, नाउ अब बात क्या आ गई? अब बात आई कि फ्लेंज्ड बीम क्या क्या होता है, जैसे टी बीम, एल बीम। तो टी बीम आप लोगों को मैं बताया भी था स्ट्रक्चर में, अगर आप लोग देखे होंगे तो। टी बीम इस तरह का बीम होता है, और एल बीम जो होता है इस तरह का बीम होता है ना। सो यहाँ पर इन्फोर्समेंट का भी यहाँ प्रोवाइड रहता है, या फिर ऐसे प्रोवाइड रहता है। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर, इसको हम लोग टी बीम बोलते हैं और इसको हम लोग एल बीम बोलते हैं। अगर हम लोग कलर चेंज कर दें तो आप लोग क्लियर समझ में आएगा, अच्छा रहेगा समझाने में। तो देखिए, ये जो है ये टी बीम हो गया, और ये क्या है? मेरा एल बीम हो गया।
इसको फ्लेंज्ड बीम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये पार्ट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेंज्ड बोलते हैं, है ना। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लेंज्ड, फ्लेंज्ड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव, है ना। इसको हम लोग अगेन क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे फ्लेंज्ड। क्लियर है। इसका भी कंसेप्ट है, फ्लेंज क्या चीज को रेजिस्ट करता है, वेव क्या चीज को रेजिस्ट करता है। तो फ्लेम जो है मोमेंट को रेजिस्ट करता है और वेव जो है शियर को रेजिस्ट करता है। फ्लेम जो है किस चीज को रेजिस्ट करता है, फ्लेम जो है किस चीज को रेजिस्ट करता है, बताइए आप, बताइए कि किस चीज को रेजिस्ट करता है फ्लेंज। फ्लेम जो है आपका रेजिस्ट करता है मोमेंट को, है ना, मोमेंट को। और वेव किस चीज को रेजिस्ट करता है, शियर को। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात को, एक एक चीज। ओके, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले, दैट इज ट्रांसफॉर्म सेक्शन और इक्विवेलेंट सेक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग जब कंपोजिट सेक्शन का एनालिसिस पढ़ रहे होंगे मॉस में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो वहां पे आप लोग देखे होंगे, उसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, है ना, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन या फिर इक्विवेलेंट सेक्शन, करेक्ट। ट्रांसफॉर्म सेक्शन या फिर इक्विवेलेंट सेक्शन। ये मैं एक आरसीसी सेक्शन बनाया हूँ, आरसीसी को एक सेक्शन लिया, सर्कुलर सेक्शन लिया, राइट, सॉरी स्क्वायर सेक्शन लिया, जिसका ये भी बी है और दोनों साइड बराबर, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये रिइंफोर्समेंट है, यहाँ पे ये चार जगह पे रिइंफोर्समेंट दिया गया है ना। ट्रांसफॉर्म्ड और इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, है ना। इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कि आप, इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी दो चीज है तो किसी एक चीज को दूसरे चीज के फॉर्म में लाना, है ना। जैसे स्टील और कंक्रीट है, यहाँ पे क्या क्या है, स्टील और कंक्रीट है, तो आइदर स्टील को हम लोग कंक्रीट के टर्म में ला देंगे या फिर कंक्रीट को स्टील के टर्म में ला देंगे, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करना बोलते हैं, है ना, करेक्ट, ट्रांसफॉर्म करना बोलते हैं। नाउ नाउ जैसे कि अभी आप देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें से क्या किया, स्टील को यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे आप देखिए यहाँ वैकेंट स्पेस है ना, वैकेंट स्पेस है यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो यहाँ पे ये जो वैकेंट स्पेस है स्टील को हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट राइट। सो यहाँ पे हेडिंग भी मैंने फिगर का नाम भी लिखा, ट्रांसफॉर्म सेक्शन इन टर्म्स और इक्विवेलेंट सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के टर्म में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किसको, स्टील वाले पार्ट को, राइट। सो अब आप मान के चलिए कि अगर इस सेक्शन पे कोई भी लोड लगता, लाइक लोड लग रहा है पी किलो न्यूटन, लगेगा ही, या तो सेल्फ या फिर कोई भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है पी किलो न्यूटन, ये पी किलो न्यूटन रेजिस्ट किस किस, कौन कौन सा पार्ट इसका करेगा, पी किलो न्यूटन कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्म होगा, ये चूंकि ये कंपोजिट मेटल कितने मेटेरियल से बना हुआ है, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर का बात हो रहा है, मतलब कंक्रीट और स्टील, तो ऑब्वियसली ये दिस पी किलो न्यूटन इज शेयर्ड बाय टू पार्ट्स, वन इज फॉर स्टील, वन इज फॉर स्टील, अनदर इज फॉर कंक्रीट। सो पी इज इक्वल्स टू पी एस टी प्लस पी सी, right? So PST is the load shared by steel and PC is load shared by concrete. Correct everybody? समझ में आ रहा है। अब आपको एक चीज पता है कि एज पर हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली, इस सबको नोट करते जाए बहुत, क्योंकि हम बहुत सारे चीज जो है शॉर्ट की वो मैं नहीं लिखा हूँ। सो ई इक्वल्स टू क्या हो गया, ई इक्वल्स टू हो गया, ई इक्वल्स टू हो गया आपका सिग्मा इक्वल्स टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलन हो गया, है ना, एप्सिलन स्टैंड फॉर स्ट्रेन, है ना। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि ये जो P जो है, ये सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, P बाई ए, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, और वी कैन से P बाई ए। सो नाउ अब हमको क्या करना है, ये मेरा P तो हमको पता है कि लोड शेयर कर रहा है, इसको हम लोग स्ट्रेस के टर्म में हमको लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, P इज नथिंग, दिस इज सिग्मा इंटू ए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ओके।
सो यहाँ पे देखिए हम, चूंकि ये स्टील का बात था तो हम लोग अब यहाँ पे क्या कर दिए, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। क्यों? क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पी बाई ए होता है, ये होता है ना। सिमिलरली दिस इज सिग्मा सी इंटू ए सी। अब आपको पता है कि द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज एज्यूम टू बी परफेक्ट सो दैट, आपको पता ही है कि स्टील का हम लोग क्यों यूज करते थे रिइंफोर्समेंट में, ये हम लोग बताए भी हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग समझने के लिए लिखे बॉन्ड परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट जब भी बॉन्ड होगा मतलब स्ट्रेन जो है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन सेम ही होना चाहिए। तो स्ट्रेन जो है सिग्मा एस टी इक्वल्स टू सिग्मा सी, मतलब स्ट्रेन डेवलप्ड इन स्टील इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द स्ट्रेन डेवलप्ड इन कॉन्क्रीट। ओके, सो अब ये क्या है, ये हुक्स लॉ आपको पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। तो आपको ये पता है सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलन, है ना। अब आपको ये भी पता है कि एप्सिलन का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करना है, सिग्मा बाय ई। ई स्टैंड फॉर व्हाट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ई एस टी, ये जो है ई एप्सिलन एस टी को क्या लिख दिया, सिग्मा एस टी बाई ई एस टी लिख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली सिग्मा सी बाई ई सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये अब मेरा इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन। अब हमको अगर सिग्मा एस टी यहाँ से निकालना है, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एस टी, जस्ट हम इस ई एस टी को इधर लेके जाएंगे तो ये इक्वेशन इस तरीके का आ जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा सी, और इस पार्ट को हम लोग लिखेंगे क्या, इस पार्ट को हम लोग लिखेंगे एम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम हियर। सो एम हियर सिग्निफाइज क्या सिग्निफाई कर रहा है, एम यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है क्या कर रहा है, ये स्मॉल एम जो है दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलर रेशियो। क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है, मॉड्यूलर रेशियो क्या हो जाता है, ई एस, सॉरी जॉय स्टिक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ई एस टी बाई ई सी, राइट। सो नाउ ई एस, अब इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इसका डेफिनेशन वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग है, दैट इज मॉड्यूलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, राइट। समझ में आ रही है बात, ओके। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जब ई एस टी बाई ई सी हो रहा है तब तो हुक्स लॉ को भी ये फॉलो करेगा, बिकॉज यहाँ पे हुक्स लॉ का भी हम लोग कंसेप्ट अगर यहाँ पे ऐड करें तब और इसका डेफिनेशन नया आएगा। तो जैसे आपको पता है, क्या पता है कि हुक्स लॉ क्या बोल रहा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आपको E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब ही ऐसे होगा मतलब E इज डायरेक्टली, अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सिग्मा के है कि नहीं है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो सिग्मा जैसे ही है मतलब हम इसके रेशियो को फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सिग्मा एस टी बाय ई सी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपको एक और कंसेप्ट मैं दे रहा हूं, वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है आपको, जैसे ही सिग्मा ये हुआ तो सिग्मा को हम क्या लिखेंगे, पी बाई ए लिखेंगे, मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पी, है कि नहीं है। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एस टी बाई पी सी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जब एरिया के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो अब क्या करेंगे हम इसका डेफिनेशन और चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फिर कलर चेंज हम लोग कर लेते हैं ताकि समझने में इजी हो। अब हम क्या करेंगे, तो इसी m का वैल्यू जो है, m का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, इस m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो सिग्मा है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, तो सिग्मा एस टी के जगह पे ए सी हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे ये हो जाता, ये ध्यान पे रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान पे रखिएगा, ये मिस्टेक हो गया था। ओके, सिग्मा ए एस टी। सो नाउ हम इसको कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो मॉड्यूलर रेशियो इज नथिंग, दिस इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलर रेशियो इज नथिंग, दिस इज द रेशियो ऑफ ES बाई EST बाई EC। ठीक है, अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा ST बाय सिग्मा C। फिर अगर जाएंगे एरिया के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस के, तो AC ऊपर आ जाएगा, AST नीचे आ जाएगा। तो मॉड्यूलर रेशियो का मेन कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूलर रेशियो का आगे डबली रिइंफोर्स में भी बहुत यूज़ है, WSM में, और सिंगली रिइंफोर्स में भी बहुत यूज़ है, इसलिए केयरफुली हर एक चीज़ को समझिए, हर एक पैरामीटर को समझिएगा। ओके, नाउ अब मेरा क्या हो गया यहाँ से, अब हम लोग क्या किए, आप लोग देखिए, हम लोग एक फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट किए, तो इसमें हम क्या किए, इसका वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दिए, यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो ये प्लेस करने के बाद क्या हो गया, ये फॉर्मुलेशन कुछ इस तरीके का आया, अब मेरा इक्वेशन ये सेट हो गया, सिग्मा C इक्वल्स टू P/MAST प्लस AC। यही MAST प्लस AC जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं A इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब A इक्विवेलेंट को फिर से अगर आप लोग समझेंगे तो समझिए, A इक्विवेलेंट मतलब क्या, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस MAST। ठीक है, MAST, ठीक है, M यहाँ पे चूंकि ट्रांसफॉर्म सेक्शन या फिर इक्विवेलेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे आया। अब ये एरिया ऑफ कंक्रीट मतलब क्या, ये टोटल हमको पता था, ये था, इसका टोटल एरिया हमको पता है, उसमें से अगर हम लोग स्टील के एरिया को घटा देंगे तो कंक्रीट का एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वही हम यहाँ पे किए ना। अब फाइनल जो इक्वेशन आएगा, A इक्विवेलेंट इक्वल टू A प्लस M-1 इंटू AST। स्टे ट्यून विथ आवर चैनल स्ट्रक्चर सारी जी। अगले क्लास में हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग सम्स करेंगे। So thank you so much for watching.